सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। ऑनलाइन स्टडी पे आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिन स्रोतों के माध्यम से भारत के इतिहास को लिखने में बहुत मदद हुआ और बहुत सहायक सिद्ध हुआ। इन स्रोतों को हम लोग आज अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए हम लोग इन स्रोतों को पढ़ते हैं, देखते हैं ये कौन कौन से स्रोत हैं जो प्राचीन भारतीय इतिहास के लेखन में सहायक सिद्ध हुआ है। तो दोस्तों, इन प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों को मुख्यतः चार वर्गों में विभाजित किया गया है। ये चार वर्ग देखिए दोस्तों, ये चार वर्ग है आपका। पहला है धार्मिक ग्रंथ स्रोत, और दूसरा है ऐतिहासिक साहित्य स्रोत, तीसरा है विदेशियों द्वारा विवरण, और चौथा है पुरातात्विक स्रोत। इन चार स्रोतों को हम लोगों को अध्ययन करना है। इन चारों स्रोतों के बारे में हम लोग देखते हैं, डिटेल से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, पहला है, हम लोग पहला अध्ययन करते हैं कि धार्मिक ग्रंथ स्रोत के बारे में देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं धार्मिक ग्रंथ स्रोत को भी तीन वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है ब्राह्मण साहित्य, दूसरा है बौद्ध साहित्य, तीसरा है जैन साहित्य। तो ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? वेद, पुराण, आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद, महाभारत, रामायण, ये सब जो है ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। और आगे दे है बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य में विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक, ललित विस्तार, महावंश, दीपवंश, बोध चरित, जातक इत्यादि, ये सब बौद्ध साहित्य के अंतर्गत आता है। इसमें विशेष ध्यान देने की बात है कि ललित विस्तार जो है आपका, ललित विस्तार का रचना नेपाल में किया गया था। ललित विस्तार का रचना नेपाल में किया गया था। और एक है आपका महावंश और एक है दीपवंश। महावंश और दीपवंश ये दोनों जो है बौद्ध ग्रंथ है। दक्षिणी बौद्ध मत के आधार पर आधारित ये बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है। तीसरा है जैन साहित्य। जैन साहित्य में हम लोग जैन साहित्य के अंतर्गत आता है कल्प सूत्र, भगवती सूत्र, आचारांग सूत्र, ये सब जैन साहित्य के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से हम लोग धार्मिक ग्रंथ स्रोतों को पढ़ लिया। अब हम लोग को पढ़ना है ऐतिहासिक साहित्य स्रोत के बारे में। ऐतिहासिक साहित्य क्या है आपका? देखिए, राय तरंगिणी का रचनाकार कह सकते हैं या फिर लेखक कह सकते हैं। कौन है? तो कल्हण है। राय तरंगिणी का रचनाकार या लेखक कल्हण है। कल्हण के द्वारा राय तरंगिणी का रचना किया गया है। और राय तरंगिणी जो है संस्कृत भाषा में रचित है। राय तरंगिणी संस्कृत भाषा में रचित है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं पृथ्वीराज रासो। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं? पृथ्वीराज रासो, जिसका लेखक है चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो का लेखक चंद्रबरदाई है। चंद्रबरदाई जो है पृथ्वीराज रासो के दरबारी कवि के रूप में उनके दरबार में रहा करते थे। ठीक है। और नेक्स्ट पढ़ते हैं हर्षचरित। हर्षचरित का लेखक बाणभट्ट है। हर्षचरित का लेखक बाणभट्ट। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? विशाख दत्त। अर्थशास्त्र का लेखक है कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त। तीनों एक ही है, एक ही व्यक्ति का नाम तीनों है। कौटिल्य कह सकते हैं या फिर चाणक्य कह सकते हैं या फिर विष्णुगुप्त कह सकते हैं। तीनों में कोई फर्क नहीं है, तीनों एक ही व्यक्ति का नाम है जिसका रचना है अर्थशास्त्र। नेक्स्ट है अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसका रचनाकार है कालिदास। और एक है सौपन वासवदाता, जिसका रचनाकार है भास। सौपन वासवदाता का रचनाकार भास है। इसके बाद देखते हैं कि कुछ राजाओं के द्वारा भी रचना किया गया है। प्राचीन काल में कुछ राजाओं के द्वारा भी अलग अलग किताबें लिखी गई है। तो ये देखते हैं कौन सा किताब है। एक है आपका हाल, जो सातवाहन शासक है। इन्होंने गाथा सप्तशती नामक किताब का रचना किया है। और एक है महेंद्र वर्मन पल्लव शासक। महेंद्र वर्मन पल्लव शासक थे।
जिन्होंने मतविलास प्रहसन का रचना किया है। महेंद्र वर्मन ने मतविलास प्रहसन। और एक देखते हैं कि हर्षवर्धन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर्षवर्धन का रचना रत्नावली नागानंद। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि रत्नावली किसकी रचना है, नागानंद किसकी रचना है, तो यह है हर्षवर्धन का। और इसमें एक और ऐड कर लीजिए प्रियदर्शिका, ये भी हर्षवर्धन का है। प्रियदर्शिका ये भी हर्षवर्धन का ही है। नेक्स्ट एक और पढ़ लेते हैं सोमेश्वर। सोमेश्वर चालुक्य शासक थे। सोमेश्वर चालुक्य शासक थे और इसका रचना है मानसोलास। मानसोलास सोमेश्वर का क्या है, मानसोलास। और ये क्या कौन थे, चालुक्य शासक थे। सोमेश्वर चालुक्य शासक थे। इसके बाद हम लोग तीसरा पढ़ते हैं विदेशियों द्वारा विवरण। प्राचीन भारत में बहुत सारे विदेशी भारत आए, बहुत सारे विदेशी व्यक्ति भारत आए और भारत में भारत की स्थिति के बारे में और भारत के क्या कहते हैं धर्म के बारे में, भारत का क्या कहते भूगोल के बारे में जो उन्होंने देखा, जो सुना, इसके आधार पर बहुत सारे किताबें को लिखा गया है विदेशियों के द्वारा। तो देखते हैं वो विदेशी लेखक कौन कौन थे, तो एक एक करके हम लोग अध्ययन करते हैं। पहला देखते हैं कि यूनानी लेखक के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। पहला यूनानी लेखक के बारे में अध्ययन करेंगे। यूनानी लेखक में एक नंबर में है हेरोडोटस। एक नंबर में है आपका हेरोडोटस, जिसे इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है और इसका एक किताब का नाम है हिस्टोरिका। हेरोडोटस का किताब का नाम है हिस्टोरिका और हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, हिस्टोरिका किसकी रचना है, तो हेरोडोटस का। नेक्स्ट बढ़ते हैं मेगास्थनीज, जो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में भारत आया था। मेगास्थनीज जो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में भारत आया था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। किसके दरबार में आया था, यहाँ से अलग अलग तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेल्यूकस निकेटर मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। और किसके साथ आया था, किसके राजदूत के रूप में आया था, तो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में आया था। और मेगास्थनीज का एक किताब का नाम है इंडिका। मेगास्थनीज का एक किताब का नाम है, उस किताब का नाम है इंडिका। इंडिका इस किताब में मौर्यकालीन समाज के बारे में वर्णन किया गया है। इंडिका में मौर्यकालीन समाज के बारे में वर्णन किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही प्रसिद्ध किताब है मेगास्थनीज का। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं टॉलमी। टॉलमी ने जियोग्राफी नामक पुस्तक का रचना किया है। टॉलमी ने जियोग्राफी नामक पुस्तक का रचना किया है और इस पुस्तक में भारत का भूगोल एवं वाणिज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। इस किताब से भारत का भूगोल एवं वाणिज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रैबो क्या कहता है कि मेगास्थनीज के विवरण को काल्पनिक माना। स्ट्रैबो ने मेगास्थनीज के विवरण को काल्पनिक माना और इसको कह सकते हैं कि मेगास्थनीज का इंडिका जो किताब है, उस किताब को स्ट्रैबो ने काल्पनिक माना। नेक्स्ट है एक किताब का नाम है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, जिस किताब में लाल सागर का विवरण किया गया। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, जिस किताब में देखिए यहाँ पे है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, जिस किताब में लाल सागर के बारे में वर्णन किया गया है। लेकिन इस किताब के बारे में अभी तक इस किताब का लेखक के बारे में अभी तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं है, अज्ञात है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं टेसियस क्या है, टेसियस ईरान का राजवेद है। ईरान का राजवेद। इसके बाद ये हम लोग का यूनानी लेखक के बारे में पढ़ लिए। अब है देखते हैं रोमन लेखक के बारे में। अब हम लोग रोमन लेखक के बारे में पढ़ेंगे। रोमन लेखक भी आए जिसमें प्लिनी एक है। प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक का रचना किया है। नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक का रचना किसने किया है, तो प्लिनी ने। इस किताब में क्या चीज़ का वर्णन किया गया है, तो भारत और इटली के व्यापारिक संबंध के बारे में वर्णन किया गया। भारत और इटली के व्यापारिक संबंध के बारे में किस किताब में वर्णन किया गया है, तो नेचुरल हिस्ट्री में। नेचुरल हिस्ट्री का लेखक कौन है, तो प्लिनी है।
प्लिनी कहाँ का था? तो प्लिनी रोमन का था। नेक्स्ट हम लोग कह सकते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि चीनी लेखक, चीन से भी बहुत सारा लेखक आए, चीन से भी बहुत सारा व्यक्ति आए जिन्होंने भारत की स्थितियों के बारे में वर्णन किया है। तो चीनी लेखकों में से पहला हम लोग पढ़ते हैं फाहियान। चीनी लेखकों में पहला हम लोग फाहियान के बारे में पढ़ते हैं। फाहियान कब आया था? फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। फाहियान कब आया था भारत? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। और ये देखते हैं इसका किताब का नाम क्या है। फाहियान ने भी एक किताब लिखा है। फाहियान का किताब का नाम क्या है? तो फूको की। फाहियान का किताब का नाम है फूको की, जिस किताब में सामाजिक आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। फाहियान के फूको की में क्या चीज वर्णन है? तो भारत का सामाजिक आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। फाहियान जो है किसके दरबार में भारत आया था? तो फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत आया था। फाहियान कहाँ से भारत आया था? तो फाहियान चीन से भारत आया था। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि एक है ह्वेनसोंग। ह्वेनसोंग जो को चीन में युआन च्वांग कहा जाता है। ह्वेनसोंग को चीन में युआन च्वांग कहा जाता है। और ये जो है ह्वेनसोंग आपका क्या कह सकते हैं, हर्षवर्धन के दरबार में आया था। ह्वेनसोंग हर्षवर्धन के दरबार में आया था। देखिए यहाँ पे दिया है, ह्वेनसोंग हर्षवर्धन के दरबार में भारत आया था। और ह्वेनसोंग का एक किताब का नाम है सी यू की। जिस तरह फाहियान का किताब का नाम है फूको की, ठीक उसी प्रकार से ह्वेनसोंग का किताब का नाम है सी यू की, जिस किताब में वर्णन किया है कि धर्म, रीति रिवाज एवं समाज का वर्णन किया गया है। जिस किताब में धर्म के बारे में वर्णन किया गया, भारत के धर्म के बारे में वर्णन किया गया है, रीति रिवाज के बारे में वर्णन किया गया है और समाज का वर्णन मिलता है। और इस किताब में ऐसा कहा गया है कि 138 देशों का वर्णन है। इस किताब में CUK में 138 देशों के बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, ह्वेनसोंग हो गया, फाहियान हो गया, ह्वेनसोंग हो गया, 2 हो गया चीनी लेखकों में। तीसरा है संयुगन। संयुगन है 518 ईस्वी में भारत आया। संयुगन 518 ईस्वी में भारत आया, ठीक है। और इन्होंने क्या किया कि बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित किया, बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित किया, ठीक। नेक्स्ट पढ़ते हैं इत सिंह जो 7वीं सदी में भारत आया। नेक्स्ट है इत सिंह जो 7वीं सदी में भारत आया। और इन्होंने नालंदा, देखिए इन्होंने नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालयों के बारे में वर्णन किया है। इत सिंह जो है 7वीं सदी में भारत आया और इन्होंने नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालयों के बारे में वर्णन किया है, ठीक है। चीनी लेखक हम लोग पढ़ लिए। चीनी लेखक में हम लोग 4 पढ़े, फाहियान, उसके बाद आपका ह्वेनसोंग, तीसरा है संयुगन और चौथा है इत सिंह, ठीक है। इसके बाद इसके आगे हम लोग देखते हैं कुछ अरबी लेखक भी है। अरब देशों से भी कुछ लेखक भारत आए थे, प्राचीन भारत में आए थे और इन्होंने लिखा है। देखते हैं अरबी लेखक में सबसे पहले है अल बरूनी। अल बरूनी जो है भारत किसके साथ आए थे? क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि अल बरूनी किसके साथ भारत आए थे? तो अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। और अल बरूनी का एक रचना है तहकीक हिंद या किताबुल हिंद। तहकीक हिंद या किताबुल हिंद, जिसको भारत की खोज के नाम से भी जाना जाता है। जिस किताब को तहकीक हिंद जो है और किताबुल हिंद दोनों एक ही है। इस किताब को भारत की खोज के नाम से भी जाना जाता है। अल बरूनी किसके साथ भारत आए थे? तो अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। अल बरूनी का किताब का नाम क्या है? तो तहकीक हिंद। और इसका दूसरा नाम है किताबुल हिंद, और जिसको भारत की खोज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि इब्न बतूता। इब्न बतूता का बहुत ही प्रसिद्ध किताब है जिसका नाम है रेहला। और रेहला अरबी भाषा में, रेहला जो है अरबी भाषा में लिखा गया है। इब्न बतूता 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आए थे। 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आए थे इब्न बतूता। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को काजी, जिसको कहते हैं काजी या न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया था। काजी या
न्यायाधीश के रूप में उसने अपने दरबार में नियुक्त किया था। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सुलेमान। उसके बाद पढ़ते हैं सुलेमान में है आपका, सुलेमान 9वीं सदी में भारत आया और इन्होंने पाल एवं प्रतिहारों के बारे में लिखा है। सुलेमान 9वीं सदी में भारत आया। ये भी एक अरबी लेखक थे जिन्होंने पाल एवं प्रतिहारों के इतिहास के बारे में लिखा है। अन्य लेखक भी दो है, देख लेते हैं। एक तारानाथ है जो तिब्बत का रहने वाला था। तारानाथ तिब्बत का रहने वाला था, तिब्बती लेखक था और इन्होंने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक बौद्ध ग्रंथ का रचना किया है। कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक बौद्ध ग्रंथ की रचना किसने किया है? तो तारानाथ ने। एक पढ़ते हैं मार्को पोलो, जो 13वीं सदी में पांडे देश की यात्रा पर आए थे। मार्को पोलो जो 13वीं सदी में पांडे देश की यात्रा पर भारत आए थे। इन्होंने पांडे इतिहास के बारे में लिखा है, मार्को पोलो ने। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि विदेशियों द्वारा विवरण जो है ये भी हम लोग पढ़ लिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं पुरातात्विक स्रोत। चौथा पढ़ते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट चौथा है पुरातात्विक स्रोत। अब पुरातात्विक स्रोत में कौन कौन सा आता है, क्या क्या आता है, ये चीज़ हम लोग देखते हैं। तो पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत अभिलेख आता है। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत अभिलेख आता है और सिक्का आता है जिसको मुहर कहते हैं। स्मारक आता है, देखिए मूर्तियां हैं, चित्रकला है, मृदभांड, आभूषण आदि, ये सब आपका जो है पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आता है। और एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे है, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का जनक या पिता कह सकते हैं। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का जनक या पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें देखिए जितना पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत दिया है, इतना में से हम लोग मेनली एक अभिलेख को पढ़ेंगे और एक सिक्का को पढ़ेंगे, क्योंकि ये दोनों से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, बाद बाकी से उतना नहीं पूछा जाता है, लेकिन अभिलेख और सिक्का से अक्सर पूछा जाता है। इसीलिए इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग ये दोनों को अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अभिलेख को शुरू करते हैं। तो अब अभिलेख किसे कहते हैं? जब अभिलेख शुरू करते हैं तो सवाल होता है कि अभिलेख किसे कहते हैं। तो अभिलेख जो है क्या है? मुहर, प्रस्तर स्तंभों, स्तूपों, चट्टानों और ताम्रपत्रों पर लिखा गया लेख अभिलेख कहलाता है। मोहरों, प्रस्तर स्तंभों, स्तूपों, चट्टानों और ताम्रपत्रों पर लिखा गया लेख अभिलेख कहलाता है, ठीक है। और अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं कि इसके अभिलेख के बारे में कुछ बिंदु है कि सबसे पहले भारतवर्ष का जिक्र जो है, सबसे पहले भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। सबसे पहले भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है और सबसे अधिक अभिलेख मैसूर संग्रहालय में रखा गया है। सबसे अधिक अभिलेख कहाँ रखा गया है? तो मैसूर संग्रहालय में। और इसके बाद देखते हैं कि संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख क्या है? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख रविकीर्ति के द्वारा रचित है। पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख रविकीर्ति के द्वारा रचित है। और समुद्रगुप्त का प्रथम प्रशस्ति हरिसेन के द्वारा रचित है। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, भानुगुप्त का एरन अभिलेख सर्वप्रथम सती प्रथा के बारे में जानकारी मिलता है। भानुगुप्त का एरन अभिलेख से क्या मिलता है जानकारी? सर्वप्रथम सती प्रथा के बारे में जानकारी मिलता है। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय के विजयों का वर्णन मेहरौली के लोह स्तंभ से जानकारी मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के विजयों का वर्णन मेहरौली के लोह स्तंभ से जानकारी मिलता है। नेक्स्ट है कि अभिलेख किस किस लिपि में लिखा गया। तो इसमें से कौन कौन सा लिपि है देखते हैं। अभिलेख किस किस लिपि में लिखा गया है। अभिलेख मुख्यतः 4 लिपि में लिखा गया है। 4, पहला है प्राकृत लिपि, दूसरा है ब्राह्मी लिपि, तीसरा है ख्रोष्टी लिपि और चौथा है यूनानी एवं अरमाइक लिपि। तो प्राकृत लिपि, प्रारंभिक अभिलेख को प्राकृत लिपि में लिखा गया था।
जब अभिलेख का लिखने का काम जब शुरू में जब अभिलेख लिखा जा रहा था उस टाइम प्राकृत लिपि में अभिलेख को लिखा जा रहा था। प्राकृत लिपि में सबसे पहले अभिलेख प्राकृत लिपि में लिखा गया है। ब्राह्मी लिपि क्या है? अशोक का अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। और ब्राह्मी लिपि का क्या खासियत है कि बाएं ओर से शुरू होता है, दाहिने ओर लिखा जाता है, बाएं ओर से दाहिने ओर की बढ़ते हैं। इसमें देखिए दिया है बाएं ओर से दाहिने ओर की ओर बढ़ते हैं। खरोष्टी लिपि क्या है? खरोष्टी लिपि अशोक का कुछ शिलालेख खरोष्टी लिपि में भी लिखा हुआ है। और इस खरोष्टी लिपि का खासियत है कि इसमें हम लोग दाहिने ओर से शुरू करेंगे, बाएं ओर की जाते हैं, जबकि ब्राह्मी लिपि में बाएं ओर से शुरू करते हैं, दाहिने ओर की ओर जाते हैं। ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं यूनानी एवं अरमाइक लिपि। चौथा है यूनानी एवं अरमाइक लिपि। इस लिपि को देखते हैं कि पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में अशोक का शिला पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान क्षेत्र से जो भी शिलालेख अशोक का मिला है वो शिलालेख आपका यूनानी एवं अरमाइक लिपि में लिखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, ये हम लोग हो गया अभिलेख के बारे में पढ़ लिए। नेक्स्ट सिक्का है। सिक्का है, सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है। और प्राचीन सिक्के को, प्राचीन काल में ढाले गए जो भी सिक्का है, प्राचीन काल के प्राचीन सिक्के को पंचमार्क या याहत सिक्का कहा जाता है। और साहित्य में सिक्कों को कसारपन कहा गया है। साहित्य में सिक्कों को क्या कहा गया है? कसारपन। इसके बाद देखते हैं कि प्राचीन काल में भी अनेक धातुओं में सिक्के को ढाला गया है। जैसे सोना में ढाला गया था, चांदी में ढाला गया था, तांबे में ढाला गया था, शीशे में ढाला गया था। तो इन सब धातुओं में सिक्के को ढाला गया था। और कुछ देखते हैं, इसमें दिया गया है सबसे पहले सिक्के पर लेख लिखने का कार्य। सबसे पहले सिक्के पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों के द्वारा किया गया था। ठीक है। सिक्के पर जो लेख लिखा जाता था उसके बारे में सबसे पहले यवन शासकों ने शुरू किया था। और सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए थे? तो हिंद अवन ने। सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे हिंद अवन ने। और सबसे अधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों के द्वारा चलाया गया। सबसे अधिक शुद्ध सोने का सिक्के कुषाणों के द्वारा और सबसे अधिक सोने के सिक्के गुप्त काल में चलाया गया। तो यहाँ पे 3 तरह का क्वेश्चन है, 4 तरह का क्वेश्चन है कह सकते हैं कि सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलवाए? तो सोने के सिक्के सबसे पहले हिंद अवन ने चलवाए। सोने के शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों के द्वारा चलाया गया। और सबसे अधिक सोने के सिक्के गुप्त काल में चलाया गया। और सोने के सिक्के पर लेख लिखने का, सोने के सिक्के नहीं कह सकते हैं, सिक्के पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों के द्वारा किया गया। ठीक है। और देखते हैं कि शीशे के सिक्के सातवाहनों के द्वारा चलाया गया था। शीशे के सिक्के जो है सातवाहनों के द्वारा चलाया गया था। गुप्त काल में सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था। गुप्त काल में सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था। और चांदी के सिक्के को रूपक या रुपयक कहा जाता था। तो इस प्रकार से दोस्तों आज हम लोगों ने प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के बारे में पढ़ा। और इतिहास का हम लोग का पहला ये चैप्टर था, जिस चैप्टर को हम लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ा है। और आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा।